इस वीडियो के अंदर बच्चों हम जो पढ़ेंगे वो है प्रकाश, कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, जो प्रकाश का एक गुण भी होता है, परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, दर्पण जिससे परावर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है, और गोलीय दर्पण के भी जो 2 प्रकार हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह परिपाटी। इस पूरे चैप्टर में प्लस माइनस का एक खेल चलता है, वो चाहे न्यूमेरिकल में मान लो या डेरिवेशन में मान लो, वो आपको प्रॉब्लम करता है और वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो में सबसे लास्ट में बताएंगे चिन्ह परिपाटी, जिसको समझना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें जानेंगे इस पाठ का परिचय क्या है। परिचय है, इस यूनिट का नाम है प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी जिसमें नाम लिखा हुआ है प्रकाश, जैसे उष्मागतिकी में उष्मा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो आप, उसमें विद्युत के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, मैकेनिक्स पढ़ते हो, ये सब क्या है, फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच हैं, यानी ये सब क्या होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं फिजिक्स के, और उसी एक डिपार्टमेंट में है आपके प्रकाशिकी। ठीक है, तो प्रकाशिकी जिसके अंदर प्रकाश, प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश के पथ से संबंधित प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश तो हम जानेंगे अभी जस्ट, प्रकाश की प्रकृति कि किस प्रकार का उसका नेचर है, और प्रकाश का पथ, जो भी हम चित्र बनाते हैं तो उसके अंदर हम किरण दिखाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये किरणें हम इसमें दिखाते हैं, तो इसलिए किरण के रूप में अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, लेकिन प्रकाशिकी जो होती है बच्चों वो 2 प्रकार की होती है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। सीधी सी बात करूं, चैप्टर 9 में किरण और चैप्टर 10 में तरंग, प्रकाश के अलग अलग नेचर। और बाद में ये भी पता लगा था कि प्रकाश की प्रकृति तो द्वैत होती है, वो अगला चैप्टर। ठीक है, तो फिलहाल हम जानते हैं यहाँ पर प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे प्रकाश वह होता है जैसे हमें दिखाई देता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि प्रकाश वह अदृश्य कारक होता है जो स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन हमारे लिए दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि प्रकाश वह कारक है जो हमारी आँख के रेटिना पर जब आपतित होता है तो रेटिना क्या होता है, सुग्राही होता है, काम करना शुरू कर देता है। मतलब देखो, अंधेरे में हम हैं, अंधेरे में हम खड़े हैं तो हम अंधे नहीं हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहा, तो उसका रीज़न क्या है, वहाँ एक फैक्टर है जो अनुपस्थित है और उसका नाम क्या है, प्रकाश है। लेकिन हम 12th क्लास में हैं तो 12th क्लास के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जस्ट इससे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, गामा तरंगे और अक्स तरंगे। ठीक है, तो उनमें एक नाम था दृश्य प्रकाश तरंगे जिसमें हमें दिखाई देता है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विद्यमान वे विकिरण जिनकी तरंग दैर्ध्य परास 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, तो ये देखो एक समस्या आपकी आएगी यहाँ, 400 nm से 750 nm, कुछ बुक्स में 400 nm से 750 nm लिखा हुआ है, सॉरी 400 nm से 700 nm लिखा हुआ है, लेकिन हमारी जो बुक है एट प्रेजेंट उसमें लिखा हुआ है 400 nm से 750 nm, तो हम भी यही पढ़ेंगे, बुक से बाहर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए जनरल साइंस की बात है, दिमाग में फिट करना, आगे बहुत से एग्जाम आप देने जाओगे वहाँ एज ए जनरल साइंस आपको मिलेगा कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है। भैया हम कहेंगे निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब निर प्लस वात, निर के बिना, वात यानी हवा, वायु के बिना, और कितना होता है भाई ये भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सी की वैल्यू, सी मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है, तो ये जो मान है वो आपको बताना पड़ेगा कि प्रकाश का वेग कितना होता है, ध्यान में डाल दीजिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश के गुणों की। कोई रट्टा नहीं मारना है, केवल सोचो समझो और बोलो। देखिए, पहला, प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से गमन करता है। मतलब सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है तो ये तो है नहीं कि भाई आपके घर पर गिर रहा है प्रकाश, दूसरे वाले घर पर प्रकाश नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश सबको समान रूप से मिलता है, समान दिशाओं में वो गमन करता है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर समदेशिक, एक शब्द में समान दिशाओं में सबको बराबर मिलता है, सीधा आता है। प्रकाश का पथ ऋजु रेखीय होता है, मैंने कहा सीधा आता है। सीधा मतलब ये नहीं कि
भाई कभी ये देखा है कि प्रकाश ऐसे घूम कर आ रहा है, भाई टेढ़ा मेढ़ा बाईपास होकर आ रहा है, ऐसा नहीं है। प्रकाश तो एक सरल रेखा में आता है। सीधे का मतलब होता है सरल रेखीय, और सरल रेखीय को कहते हैं ऋजु रेखीय। ठीक है, प्रकाश का पथ किरण प्रकाश की किरण के रूप में होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट पिछले चैप्टर में विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसमें एक तरंग है जिसका नाम है दृश्य प्रकाश तरंग है। इसका मतलब ये क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और द्रव्य तरंगें। तो यांत्रिक तरंग वो तरंग होती है जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, लाइक ध्वनि तरंगे, साउंड वेव। ठीक है, और ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और निर्वात में गमन कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण आदि गुण होते हैं। अपवर्तन आप जानते हैं, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलेगी। परावर्तन जो हम पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में, टकराएगी, उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। ठीक है, व्यतिकरण ये आपके लिए नया है, अगले चैप्टर के अंदर ही आएगा। फिर भी आपको बता दूं, परिणामी तरंगों की जो तीव्रता होती है वो कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। प्रकाश के लिए वो होती है व्यतिकरण। विवर्तन, जैसे मेरी आवाज़ इस कमरे से दूसरे कमरे में जा रही है तो घूम घूम कर जा रही है, तो इसी प्रकार से प्रकाश में भी क्या मिलेगा? विवर्तन। ठीक है, वो हमें देखना है। ध्रुवण, धूप में चले गए, चश्मा लगा लिया, प्रकाश, धूप तेज़ थी, चश्मा लगा लिया, अब हमें रिलैक्स हमारी आंखों को फील हो रहा है, तो इसका मतलब प्रकाशित जो कण थे उनका क्या हुआ? अवशोषण भी हुआ है और उत्सर्जन भी हुआ। वो कैसे? वो उसमें जानेंगे ध्रुवण में। ठीक है, तो ये सभी क्या है? प्रकाश की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव भी होता है। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, ये आप पढ़ेंगे। न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। न्यूटन ने कहा कण सिद्धांत होता है, हाइगेन ने कहा तरंग सिद्धांत होता है। फिर बाद में प्लांक ने कहा भैया प्रकृति द्वैत है, फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यानी प्रकृति कैसी है? द्वैत है। ठीक है, कणीय व तरंगीय। ठीक है, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत होती है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। रट्टा मत मारना, फिर से कह रहा हूँ, समझ लीजिए। ये एक सतह है, प्रकाश आया, टकराया, देखिए ध्यान से, टकराने और उसी माध्यम में से एक माध्यम मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड, किरण आएगी, टकराएगी और मीडियम फर्स्ट से ही आई और फर्स्ट में ही चलेगी। ये परावर्तन है। यानी प्रकाश की किरण अगर किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखना, समान माध्यम में जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः समान माध्यम में क्या होती है? लौट आती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चित्र से आप समझ सकते हैं। ये दर्पण है, दर्पण से टकरा रही है, वो चली गई। या फिर कोई कांच का टुकड़ा है और धूप से देखो, आप धूप में खड़े होकर टुकड़े को ऐसे रख लो, धूप उस टुकड़े से टकराएगी और सामने छाया वाले भाग में आपको एक चमक दिखेगी। कई बार हम बच्चे करते हैं शरारत एक दूसरे के साथ, फोकस मार मार कर कांच से। वो किससे होता है? वो परावर्तन से होता है। ठीक है, चलो परावर्तन के प्रकार की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, जैसे मैं कांच में देख रहा हूँ अपने आप को, तो मैं जैसा हूँ वैसा वैसा दिख रहा हूँ, तो ये नियमित है। प्रकाश की किरण सभी दिशाओं में समान रूप से गमन कर रही है और चारों तरफ ये जो प्रकाश फैला हुआ है जिससे हमें दिखाई दे रहा है, जैसे हम अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा जो हमें दिख रहा है ये विस्तृत, जब प्रकाश चारों तरफ फैलता है तभी तो हमें चारों तरफ दिखता है। अगर प्रकाश किसी एक जगह ही फैल जाए तो हमें तो साइड का दिखेगा नहीं। ठीक है ना, तो नियमित परावर्तन में समान दिशाओं में उसी माध्यम में गमन करती है और अनियमित में भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती है, माध्यम समान रहेगा। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश किरण चिकनी समतल सतह से टकराएगी और उसी माध्यम में क्या करेगी? समान दिशाओं में क्या करेगी? गमन करती है, नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलो ये आप इसका चित्र देख सकते हो। प्रकाश की किरण आई, सब में गैप सेम रखना बीच में आप, और प्रकाश की किरण दूसरी साइड में चली गई। बात करें अनियमित या विस्तृत परावर्तन की, तो अनियमित या विस्तृत परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश किरणें किसी खुरदरे
धरातल से। खुरदरे सरफेस चिकनी समतल नहीं है, खुरदरा धरातल है, तो उसमें क्या वो टकराएगी, और मैंने आपको बताया था भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन कर जाएगी। क्या होता है, ये अनियमित परावर्तन होता है। ये देखिए आप, ये दो तो बिल्कुल ऊपर चली गई, दो इधर चली गई, तिरछा एक दूसरे क्रॉस करके चलेगी, तो प्रकाश ज़्यादातर क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है ना। दैनिक जीवन में ज़्यादातर हमें कौन सा देखने को मिलता है, अनियमित या विशिष्ट परावर्तन, क्योंकि प्रकाश फैलेगा तभी तो हमें दिखाई देगा। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहले मैं आपको बता दूं, ये तो परावर्तन के नियम है, और आगे दर्पण से परावर्तन के नियम आएंगे, वो अलग होंगे। वो गोली दर्पण से किस प्रकार से आपके प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो अलग है। ये ओनली परावर्तन के नियम पूछ रहे हैं। ठीक है, इसमें दर्पण शब्द कहीं नहीं है। ठीक है, चलो। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। कैसे, देखिए आपतित किरण आ रही है, ओके, टकराएगी और चलेगी, बीच में क्या है, इनके अभिलंब है। ध्यान रखना है आपको, एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर नहीं। अपवर्तन में हम क्या करते हैं, एक ही बिंदु पर, क्योंकि वो आगे की ओर जाएगी, यहाँ आगे की ओर नहीं जाएगी, यहाँ तो उस जहाँ से आई टकराई और चलेगी। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें ये अभिलंब से आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण क्या है, आपतन कोण है, और आर परावर्तित किरण का अभिलंब से बनाया गया कोण क्या है, आप बताएंगे क्या है, परावर्तन कोण है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बच्चों क्या होता है, बराबर होता है। अभिलंब से जितना आपतित किरण आ रही है उतना ही अभिलंब से परावर्तित किरण दूर जा रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका दूसरा नियम हो गया परावर्तन का। प्रथम और द्वितीय दोनों नियम हो चुके हैं। अब देखो दर्पण, दर्पण की बात करें। दर्पण वह डिवाइस, युक्ति होती है जिसकी सहायता से क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, परावर्तन किसकी सहायता से होता है, परावर्तन आसानी से किया जा सकता है किसकी सहायता से, दर्पण की सहायता से। या अब ये समझ लो आप, ये ना आपके कंफ्यूजन करता है। यहाँ लिखा हुआ है कि कांच के एक भाग पर परावर्तक पदार्थ जैसे AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट की क्या कर दी गई, पॉलिश कर दी गई, तो इसी क्या कहते हैं, दर्पण। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि चिकनी पॉलिश कर दी जाए। देखो पॉलिश शब्द आपको कंफ्यूजन कर रहा है। अब मैं बताता हूँ क्या है। मान लीजिए आप अपना चेहरा यहाँ देख रहे हैं, जिस साइड आपका चेहरा दिख रहा है वो साइड परावर्तक है। क्या है, परावर्तक है। तो वो भी क्या है, एक पॉलिश है, क्योंकि पहले वो एक कांच था सामान्य, उस सामान्य कांच पर पॉलिश की गई। अब कन्फ्यूजन ये होता है, जब हम चिकनी पॉलिश बोलते हैं वो अलग चीज़ है, वो पीछे के भाग पर होती है जो इसको क्या करती है, अपारदर्शी। और यहाँ जो हम करते हैं इसको परावर्तक पृष्ठ बनाने के लिए, वो होती है रजत पॉलिश। क्या होती है, रजत पॉलिश। अब सीधी सी बात करूँ, मान लीजिए घर में जो मिरर है, दर्पण है, आप अपना चेहरा देख रहे हैं, आपको पता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो वो क्या है, एक दर्पण है। अब समतल दर्पण है वो एक अलग बात है, चेहरा देख रहे हैं, उसके पीछे क्या है, दर्पण के पीछे क्या है, तो आप जाकर घूम कर देखेंगे, आप कहेंगे सर लकड़ी है, कोई गत्ता है, या कोई प्लास्टिक है, या कोई लाल कलर का उस पर पेंट किया हुआ है, तो पेंट भी क्या है, एक पॉलिश ही तो है। ठीक है, लेकिन हम बात करें सामने वाले भाग की जहाँ से हम देख रहे हैं, तो वो कौन सा भाग है, वो ये है, तो उस पर कौन सी पॉलिश है, उस पर रजत पॉलिश है। ठीक है, या परावर्तक पदार्थ की पॉलिश है, AgNO3 की पॉलिश है, सिल्वर नाइट्रेट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो हम कांच के एक टुकड़े में क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, कौन सी, रजत पॉलिश कर देते हैं, और दूसरे भाग को ब्लॉक, अपारदर्शी। अब वो किस मेथड से करें वो एक अलग बात है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं दर्पण कहते हैं। चलो, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण की बात करें, ये चित्र देखते ही आप समझ जाओगे कि सर क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल हीरो लग रहा है अभी। ठीक है, और हम भी जैसे हमारे स्कूलों में देखते हैं आप, दर्पण लगे हुए हैं, और जब भी हम उनके सामने से गुजरते हैं तो एक बार तो बाल सवार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस चित्र से ही हम सारे पॉइंट कर देंगे। पहली बात तो परिभाषा, परिभाषा क्या है, कांच कैसा होना चाहिए, समतल, यही परिभाषा में मेन पॉइंट है। समतल भाग है, एक साइड में क्या कर देंगे, रजत पॉलिश, दूसरी साइड को क्या कर देंगे, ब्लॉक, जैसे ये। अब बताओ इसमें कौन सी साइड
पॉलिश की हुई है, रजत पॉलिश ये वाली, जिसमें हमें दिखेगा। और ये क्या है, ये ब्लॉक है, इसको अपारदर्शी बनाया है, ठीक है। तो समतल भाग के एक तरफ हमें करनी है परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करनी है, और दूसरे भाग को क्या बनाना है, अपारदर्शी बनाना है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं। अब ये इमेज है, इस इमेज से ही हम सारे गुण आगे ले रहे हैं। ध्यान रखना, इस इमेज की बेस पर आप भी कल्पना कीजिए ना, इमेजिन से ही करना है, बाकी इसमें कोई टफ चीज़ है नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें हम 10th लेवल में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमें क्या है, उनका रिवीजन चाहिए। रिवीजन के साथ हम उसमें कुछ नया भी डाल रहे हैं जो आपके इस कोर्स में, और उसी से हम क्या कर सकते हैं, आगे आने वाले वीडियो को और आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, समतल दर्पण के गुणों की बात की जाए तो समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है कैसा होता है, सीधी सी बात है भाई। एक चीज़ आप दिमाग में फिट कर लीजिए, आप जैसे हो वैसे दिख रहे हो, इसका मतलब दर्पण है समतल। आप उल्टे दिख रहे हो, अवतल दर्पण। आप सीधे दिख रहे हो लेकिन छोटे दिख रहे हो, वो है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण में आप सामने खड़े हो तो कैसे दिख रहे हो, जैसे हो वैसे दिख रहे हो। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, आभासी, क्योंकि अंदर आप नहीं हो, अंदर आपकी इमेज है। सीधा, बिल्कुल सीधे खड़े हो, सीधे देखोगे ना, और बिंब की साइज, आपकी जो साइज है उस साइज के बराबर होता है। और दूसरी बात, समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। देखो, दर्पण के सामने आप थोड़ा पीछे ऐसे हटते जाओ, हटते जाओ, हटते जाओ, चलते जाओ पीछे तक। जहाँ तक आप दर्पण के सामने रहोगे वहाँ तक आपकी इमेज उस दर्पण में दिखाई देगी। इसका मतलब दर्पण के सामने आप अनंत तक चले जाओगे तो भी आपकी इमेज उस दर्पण में दिखती रहेगी। इसलिए हमने कहा है समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। फिर देखिए, समतल दर्पण का आवर्धन m बराबर +1। आवर्धन होता है बिंब प्रतिबिंब। बिंब बोलता है प्रतिबिंब तेरी हाइट क्या है, प्रतिबिंब बोलता है बिंब तेरी हाइट क्या है। दोनों का अनुपात निकाल ले, जैसा इधर है वैसा ही उधर है, तो दोनों की हाइट क्या हो गई, सेम हो गई। भाई मान लीजिए 6 फुट है, उधर भी 6 फुट है, तो 6/6 बराबर 1। तो आवर्धन कैसा आ गया, m बराबर +1। अगर माइनस होता तो इसका मतलब बिंब उल्टा बन रहा है, लेकिन समतल दर्पण में तो उल्टा बनता ही नहीं ना, सीधा बनता है। तो आवर्धन क्या हो जाएगा, यहाँ पर m बराबर +1 हो जाएगा। चलो, समतल दर्पण से बिंब की दूरी की बात करें u, और प्रतिबिंब की दूरी v की बात करें, तो जितना आपका गैप होता है दर्पण से, जितना आपका गैप है, उतना गैप जो इमेज अंदर बन रही है, आपकी जो इमेज अंदर बन रही है उसके और दर्पण के बीच में होता है। तो दोनों का गैप क्या होता है, सेम होता है। तो बिंब की दूरी हम मान लेते हैं u और प्रतिबिंब दूरी मान लेते हैं v। तो u बराबर v किसके लिए, समतल दर्पण के लिए। समतल दर्पण में पार्श्व विस्थापन का गुण होता है, पार्श्व विस्थापन गुण होता है, ठीक है। चित्र देखिए, आप समझ जाओगे। चित्र में सामने वाले व्यक्ति का बायां हाथ और जो बाहर खड़ा है उसका दायां हाथ, जैसे अब ये देखो, ये हाथ ये घुमा रहा हूँ, अब जब मेरा चेहरा घूमेगा तो ये हाथ इस साइड में आ जाएगा। तो सोचो अब मेरी इमेज, मैं हाथ इधर कर रहा हूँ और कांच इधर हाथ कर रहा है, तो बिंब का बायां प्रतिबिंब का दायां भाग होता है, और ऐसी बिंब का दायां और प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, बायां। समझ गए ना भाई, बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग, बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है। और चित्र से आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। आप आज ही दर्पण के सामने खड़े होकर ये हाथ आप इस साइड से ला रहे हैं, उसमें देखना आप, वो इस साइड से आएगा अपोजिट आपसे, ठीक है। ये क्या होता है, पार्श्व विस्थापन होता है। और अंग्रेजी वर्णमाला में भी ये इनको देखने को मिलता है। देखो f है, अब कांच में देखेंगे तो f ऐसा दिखेगा, या कुछ कर दीजिए आप, ये लीजिए, अब वो इसमें दिखेगा, इधर दिखेगा। आपने किया इधर, इसमें इधर है, ठीक है। चलो, कुछ इंटरेस्टिंग बातें केवल आपके नॉलेज के लिए। ABCD में AHIMOT UVWXY, इनमें पार्श्व विस्थापन नहीं होता। आपके नाम का अक्षर कौन सा है देख लीजिए आप, अगर इनमें से है तो A है तो A ही दिखेगा, H है तो H ही दिखेगा। इसी प्रकार से सारे ये सेम का सेम दिखते हैं, तो इनमें पता नहीं लगता कि पार्श्व विस्थापन है या नहीं है, ठीक है। तो भैया नहीं है इनके, तो क्योंकि ये तो जैसा है वैसा वैसा दिखेगा, ठीक है। एक व्यक्ति जिसकी हाइट h है और उसको अपना पूरा प्रतिबिंब का क्या करना है, उसका पूरा प्रतिबिंब उसको कांच में देखना है, तो कम से कम उसको अपनी हाइट का आधा साइज का क्या चाहिए, दर्पण चाहिए। पीछे की दीवार देखनी है तो h/3 चाहिए, ठीक है। ये जानकारी आपके साथ एज ए जनरल साइंस शेयर की गई है। बात करते हैं दर्पण के दूसरे प्रकार की,
जिसका नाम है गोलीय दर्पण। समझ लीजिए, पहले कोई कांच है, या तो उसको बीच में से काट दो, मध्य से लंबवत काट दिया, या छोटी साइज का करना है, द्वारक छोटी साइज का बनाना है, मान लीजिए छोटी साइज का बनाना, तो यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए। काटने के बाद हमें 2 टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक टुकड़े के तो रजत पॉलिश, चांदी वाली पॉलिश यहाँ अंदर करनी है, और एक टुकड़े के बाहर करनी है। जिसके अंदर कर रहे हैं उसको हम कहेंगे आंतरिक भाग, या कुछ बच्चे कहते हैं धंसा हुआ भाग, धंसा हुआ अंदर की ओर, और इसे कहते हैं बाह्य भाग या उभरा हुआ भाग, ठीक है। तो ये तो पॉलिश हो गई, और बाहर वाला भाग हो जाएगा ब्लॉक, ठीक है। ऐसे इसमें आ जाइए आप, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इस प्रकार से एक तो ये बन जाएगा परावर्तक पृष्ठ, इसमें आपने बाहर पॉलिश कर दी। एक ये बन जाएगा, इसमें आपने अंदर पॉलिश कर दी। परावर्तक पृष्ठ इसका बाहर है और इसका अंदर है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप परावर्तक पृष्ठ जिसका उभरा हुआ है मतलब बाहर है, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है मतलब अंदर की ओर है। परिभाषा से बात कर लें, कांच के खोखले गोले को मध्य से लंबवत काटकर जो टुकड़े आपको प्राप्त होंगे उसके एक भाग पर तो क्या करनी है, आपको रजत पॉलिश करनी है, यानी परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करनी है, और दूसरे भाग को क्या करना है, ब्लॉक करना है, अपारदर्शी बनाना है। तो उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण बच्चों 2 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बच्चों देखो, कॉनकेव, इंग्लिश वर्ड इसका अच्छा रहेगा, कॉनकेव। क्या होती है, गुफा। ये लीजिए गुफा, गुफा क्या करती है, कैच, मतलब अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को कैच करता है एक बिंदु पर। अवतल दर्पण की डेफिनेशन की अगर बात की जाए, अभी पढ़कर आए कि अगर हमने आंतरिक भाग पर पॉलिश कर दी, कौन सी, रजत, और बाहर से हमने कर दिया ब्लॉक, कैच करता है, ठीक है, तो वो क्या है, अवतल दर्पण है। आंतरिक भाग, या कुछ बच्चे कहते हैं धंसा हुआ, पर क्या करनी है, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करनी है, मतलब रजत पॉलिश करनी है, ठीक है। और जो बाह्य भाग है उसको कर दो ब्लॉक, क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण। चित्र में देख लीजिए आप, आपके सामने। अब अवतल दर्पण कैच करता है मतलब प्रकाश की किरणों को ये एक जगह पर इकट्ठा करता है, केंद्रित करता है। ये देखिए, अवतल दर्पण क्या करता है, सदैव आपतित प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसका एक और नाम है अभिसारी दर्पण। अभिसार का हिंदी अर्थ होता है इकट्ठा करना, केंद्रित करना, ठीक है। तो और दूसरी बात, अवतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब है, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं बच्चों, वास्तविक एवं उल्टे होते हैं, ठीक है। चलो बात करें अवतल दर्पण के उपयोग की। अवतल दर्पण क्या काम आता है, क्योंकि हम पढ़े दिमाग में आ रहा है कि क्या काम आता है। देखो, सैटेलाइट डिश एंटीना आपने देखा है, ये लीजिए सैटेलाइट डिश एंटीना, अंदर की ओर दशा होता है, ये अंदर की ओर दशा होता है, ठीक है, अवतल दर्पण ही है। परावर्तक टेलीस्कोप इसी चैप्टर के लास्ट वीडियो में आएगा, परावर्तक टेलीस्कोप, जिससे आप खगोलीय दूरदर्शी जो ग्रह तारे नक्षत्र होते हैं उनको देखते हैं या उनको समझते हैं, उनकी जानकारी हासिल करते हैं खगोलविद। तो वो उसमें क्या होता है, उसमें भी अवतल दर्पण होता है जिसके द्वारा आकाशीय पिंडों को देखा जाता है। सेविंग दर्पण और मेकअप दर्पण में भी क्या होता है, जो आपका चेहरा बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। इसके अलावा डेंटिस्ट जो होता है, आपको जब दांत में दर्द हो रहा है वो बोलता है मुंह को खोलिए, फिर वो एक छोटा सा कांच लेकर उसमें देखता है गौर से, ताकि उसको जो पार्ट है वो बड़ा दिख जाए और उसका वो आसानी से इलाज कर सके। मोटर गाड़ियों की हेडलाइट्स में ये लीजिए, ये हेडलाइट्स का कांच हो गया, यहाँ बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब सीधा फोकस जाएगा आगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। मोटर गाड़ियों हेडलाइट्स हो गई। और टॉर्च में, टॉर्च की शेप आप देख सकते हो, अंदर की ओर होता है कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपके टॉर्च में हो गए। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण आपके यूज में आता है। बात करें कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, उसका उल्टा कैसे, इसमें ना अंदर की ओर तो करना है ब्लॉक और बाहर की ओर करना है रजत पॉलिश, ठीक है। तो बाह्य भाग यानी उभरे हुए भाग पर कर दी पॉलिश और आंतरिक भाग को कर दिया अपारदर्शी। तो ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण आप देखिए यहाँ पर प्रकाश किरणों को फैला देता है, और ये जो प्रकाश किरणों को फैलाता है इसीलिए इसका जो नाम है, देखिए उत्तल दर्पण सदैव आपतित प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अपसारी। क्या नाम है इसका, अपसारी। अपसारी का अर्थ होता है जो फैला देता है, अपसार करना, अपसारित करना, ठीक है, फैलाना। और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधे होते हैं,
ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए और आपके एग्जाम में भी श्योर 1 नंबर का आने वाला है। क्यों? क्योंकि वाहनों में लगे हुए साइड जो मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण ही यूज में आते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण को काम में लेते हैं और क्यों। ठीक है, तो उत्तल दर्पण काम में लेते हैं क्योंकि वो पीछे का बहुत बड़ा भाग आपको छोटा करके उसके अंदर दिखा देता है। क्योंकि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? सदैव आभासी और सीधे बनते हैं। बात करें उत्तल दर्पण के उपयोग की, एक तो मैं बता चुका हूँ और उसको वापस रिपीट भी करेंगे। देखिए, रोड लाइट्स या स्ट्रीट लाइट्स, ये देखिए ये लाइट्स का कांच हो गया, ये उसमें बल्ब लगा हुआ है, लाइट इसमें गिरेगी, ये कांच उसको क्या करेगा? बड़े भाग पर फैला देगा, बड़े भाग दूर तक उसको प्रकाशित कर देगा गली को। ठीक है, स्ट्रीट लाइट या रोड लाइट्स के लिए। ये मैं आपको बताया था अभी। वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए और पार्श्व दर्पण देखने के लिए, यानी रियर व्यू मिरर और साइड मिरर, तो आप क्या करते हैं उसमें काम में लेते हैं उत्तल दर्पण को। और उत्तल दर्पण क्या करता है? पीछे के एक बड़े भूभाग को उसके अंदर आसानी से दिखा देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एटीएम मशीन, बिल्कुल बीच में देखना आप, उसमें आप ये देख सकते हो पीछे कोई भाई साहब आपके वो इधर उधर देख तो नहीं रहे कि आप क्या पासवर्ड लगा रहे हो, तो उससे में क्या होता है, एक सेफ्टी होती है और आपको पता लग जाता है कि पीछे कौन देख रहा है। उत्तल दर्पण पीछे के एक लंबे और बड़े भाग को आपको कवर करके अंदर दिखा देता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब देखिए कुछ बेसिक जानकारी है, इम्पॉर्टेंट है, टेक्निकल हैं, क्योंकि आगे कुछ चित्र बनेंगे। चित्र में हमें ये नहीं पता ये पी क्या है, आर क्या है, एफ क्या है, सी क्या है, तो वहाँ समस्या आती है। तो उनकी जानकारी तुरंत प्रभाव से हम हासिल कर लेते हैं। देखिए फटाफट, देखिए दर्पण से संबंधित परिभाषा है। द्वारक, द्वार, घर का द्वार, द्वारक। तो द्वारक का मतलब है ये, मेरा दर्पण यहाँ से यहाँ तक है, इसका द्वार है। साइज क्या है दर्पण की? साइज क्या है? दर्पण का आकार द्वारक कहलाता है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? दर्पण का द्वारक है। ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव है। दिमाग में फिट कर लो, सबसे अच्छा, सबसे मेन यही होता है। दर्पण में मेन चीज़ ये है, मूल बिंदु है 0 दर्पण का। ठीक है, तो दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है। जैसे यहाँ पी आप यहाँ देख रहे हैं और एक पी यहाँ देख रहे हैं, एक अवतल का एक उत्तल का है। ठीक है, वक्रता केंद्र, मैंने बताया कि दर्पण जो बनता है वो कांच के गोल दर्पण बनाएंगे, कांच को बीच में से काट कर, तो इसका भी एक केंद्र होता है। दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर सी लिखा हुआ है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या की बात करें, अब ध्रुव है पी, वक्रता केंद्र सी, दोनों को मिला दो, ध्रुव है वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, चलो फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट। चलो मैंने कहा अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को कैच करता है, उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देता है। और ये जो किरणें होती है ना, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे कहते हैं फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। देख लीजिए आप चित्र के अंदर कि प्रकाश की किरणें जिस बिंदु मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ये देखिए यहाँ से ये मिल रही हैं और ये देखिए आप ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, सभी किरणें फैल रही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें फोकस दूरी बिल्कुल कर सकते हैं। दर्पण का ध्रुव है पी, मुख्य फोकस एफ, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, चलो मुख्य अक्ष, सबसे अच्छा अक्ष, मेन अक्ष, जहाँ पर सारे सिस्टम होते हैं, मतलब जहाँ ध्रुव भी होता है, जहाँ फोकस भी होता है, जहाँ वक्रता केंद्र भी होता है, और इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जिस एक लाइन में होते हैं ना, उसी लाइन को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत आसान चल रहा है। चलो दर्पण से परावर्तन के नियम और स्पेशली गोली दर्पण से परावर्तन के नियम हम बात करें यहाँ पर। दर्पण से परावर्तन के नियम, तो जो गोली दर्पण जो बच्चों होता है ना, गोली दर्पण, उसमें ज़्यादातर ये यूज में आता है। नियम सेम है सबके लिए, लेकिन गोली दर्पण जो है उसमें हमारे कोर्स में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण दिए हुए हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से हमें इनको तैयार करना है। चलो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, जो समांतर आएगी टकराएगी और टकराने के बाद जिस बिंदु से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी वो मुख्य फोकस है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण टकरा रही है, एफ से जा रही है, टकरा रही है, एफ से आती हुई लग रही है,
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम इसका उल्टा है, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मुख्य फोकस से आ रही है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, टकराने के बाद ये सीधी हो गई, ये सीधी हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से आने वाली या आते हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम सिंपल सा नियम है, जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाओ। वक्रता केंद्र पर आपतित प्रकाश की किरण अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है। अगर वक्रता के अंदर सी से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकरा रही है, तो वापस उसी पथ से वो जाएगी। जैसे ये इधर आ रही थी, प्रतीत हो रही है, वापस उसी से क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। चलो आगे बात करते हैं चौथे नियम की। चौथा नियम गणित की दृष्टि से अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है, देखो ध्रुव पर आ रही है, तो ध्रुव पर आती है, ये परावर्तन के नियम का पालन करती है। मैंने लिखा है इसमें, परावर्तन के नियम का पालन करती हैं, ठीक है। और परावर्तन के नियम का पालन करती है मतलब ये होगा इसमें अभिलंब, अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण के द्वारा बनाया गया कोण, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हमने कहा कि ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के नियम का पालन करती हैं, मतलब दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। मान लो मैं कहूँ ये आई कोण 60 है, तो आर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो ये एज ए गणित के हिसाब से 1 नंबर का सवाल बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका हो गया चौथा नियम। तो ये परावर्तन के नियम हो गए हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, क्योंकि नाम आ रहा है बार बार सामने, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तव में दर्पण के सामने मिलते हैं, जैसे मैंने कहा कैच करता है, तो इसका मतलब जितनी प्रकाश किरणें वो यहाँ कैच हो रही हैं, ठीक है। लेकिन ये दर्पण के सामने नहीं होता, दर्पण के पीछे जो दिखता थोड़ी हमें, वो तो इमेज होती है, काल्पनिक करते हैं कि हाँ ये डॉट डॉट करके पीछे मिल रहा है, ठीक है। तो ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में दर्पण के सामने एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें दर्पण के पीछे प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में प्राप्त हो रहा है तो पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, ये भाई पीछे ही हो जा रहा है दर्पण के, तो हम इसको देख नहीं पाएंगे, तो पर्दे पे कहाँ से प्राप्त करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टे होते हैं, और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। ये हो गए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में, इसको अंतर के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ इमेज। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं। देखो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की हम जब भी बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ी समस्या आती है चित्र बनाने में। अब क्यों आती है पता है, वो हम भी कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा किधर चल रहा है, कहाँ रखी हुई है, कहाँ बन रहा है। तो अब आराम से धैर्य से सुनो। हम फिलहाल 2 कंडीशन पहले पढ़ रहे हैं। अगर कोई वस्तु अनंत पर है, दूर से देखा पास लगा, मंत्र है, दूर से देखा पास लगा, तो अनंत पर है तो फोकस पर है, फोकस पर है तो अनंत पर है, ठीक है। देखो जब बिंब कहाँ है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मैंने अभी कहा था आपको फोकस पर। अब चित्र बनाओ। देखो अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, जो भी समांतर आएंगी टकराएंगी और फिर एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाएंगी। अवतल दर्पण है ना, इसलिए एक बिंदु पर केंद्रित हो गई, वो बिंदु क्या है, फोकस। तो बिंदु पर केंद्रित हो गई तो कैसा बनेगा बिंदु, छोटा ही तो बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी, अवतल दर्पण की प्रकृति वास्तविक और उल्टा, ठीक है। इसका उल्टा करते हैं, चलो। बिंब कहाँ है, फोकस बिंदु पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अब अनंत पर बनेगा, जाहिर सी बात है बड़ा ही बनेगा। देखो ये फोकस पर है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये चली गई फोकस से। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण अपने पथ का क्या करती है, पुनरावृत्ति करती है पथ की, वो दोनों अनंत पर जाकर मिलेंगे। अनंत पर मिलेंगे तो प्रतिबिंब तो बड़ा ही बनेगा भाई, बहुत बड़ा बनेगा। और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अब वक्रता केंद्र ये सबसे अच्छी है और प्यारी है। कैसे, वस्तु जितनी थी उतनी ही बनेगी लेकिन उल्टी बनेगी, मतलब आवर्धन -1, ऊपर नीचे उल्टी बनेगी, ठीक है। तो बिंब वक्रता केंद्र पर है, बिंब कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उसका, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, ठीक है। और साइज कैसी होगी, सेम बिंब के बराबर। प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा। चित्र की बात करें तो ये जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, ये चलेगी फोकस से, और जो फोकस से जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये बन गई इसकी इमेज। अब जो कंडीशन है 4 और 5, ये एक दूसरे की उल्टी है। वस्तु अगर C और F के मध्य है,
सी और एफ के मध्य है, तो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के मध्य। और इसका रिवर्स कर लो, वस्तु अगर सी और अनंत के मध्य है तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के मध्य। ठीक है, जो अनंत की साइड बनेगा वो बड़ा होगा। तो पहला हम पढ़े सी व अनंत के मध्य। सी और ये हो गया आपका अनंत के मध्य, मुख्य अक्ष समांतर आई, चली गई फोकस से। ठीक है, ये आगे फोकस से। ठीक है, तो फोकस से आई तो, और दूसरी वक्रता केंद्र से, और दोनों जहाँ कट कर रही हैं, दोनों जहाँ कट कर रही हैं वहाँ पर क्या बन रही है, एक छोटी सी इमेज बन गई। ठीक है, कहाँ, सी और एफ के मध्य, बिंब से छोटा, वास्तविक व उल्टा। क्लियर। चलो, वक्रता के अंदर सी व मुख्य फोकस एफ के मध्य, अब जाएगी अनंत की ओर, तो सी से परे, मैंने कहा अनंत की ओर जाएगी, बिंब से बड़ा, जो अनंत की ओर बड़ा होगा, और वास्तविक व उल्टा होगा। इमेज की बात करें, देखो सी और एफ के मध्य, ये लीजिए, मुख्य अक्ष समांतर गई, चली गई कहाँ से, एफ से, वक्रता केंद्र से जाने वाली वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी, और जहाँ भी प्रतिच्छेद करेगी वहाँ बन गई इसकी इमेज। ठीक है, और ये एक टेक्निकल चीज़ है, दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर देखिए अवतल दर्पण से 5 कंडीशन पड़ी है अभी, पांचों के अंदर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा। यहाँ देखिए आभासी और सीधा, ऐसा क्यों हुआ? अगर आप अवतल दर्पण का मतलब है कि अगर फोकस दूरी से पहले रखते हो, मतलब दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में लेते हो, यानी आपकी बिंब दूरी फोकस दूरी से कम होती है, उस कंडीशन में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। दिमाग में फिट कर लेना, न्यूमेरिकल में बहुत बार बार काम आएगा। चलो, तो देखो P और F के मध्य क्या है, वस्तु है, पहली किरण गई यहाँ से, परावर्तन के नियम का पालन करती है, चौथे नियम का। ठीक है, वक्रता केंद्र वाली परावर्तन के तीसरे नियम का पालन करती है, पीछे मिला दो, तो इधर तो मिलेगी नहीं, मिलेंगी तो डॉट डॉट बन रहा है, और सीधा बन रहा है, आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा। ठीक है ना, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी व सीधा बन रहा है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उत्तल दर्पण से हमारे कोर्स में जो है वो आपके सामने ज़्यादा नहीं है, वो 2 ही है इसमें, उनकी हम बात कर लेते हैं। पहले बिंब कहाँ है, अनंत पर। अनंत पर तो कहाँ बनेगा, मैंने आपको बताया था भाई, अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। चलो देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। ये देखिए आप यहाँ पर, यह आ गई प्रकाश किरणें, आ गई, टकराई, चली गई पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और फोकस पर बनेगा, अत्यंत छोटा होगा, आभासी और सीधा होगा। वस्तु कहीं भी है, दर्पण के सामने कहीं भी है, कहीं भी है, तो देखो एक लाइन थी आगे मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी आ गई वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, दोनों फोकस वाली तो चली जाएगी रिटर्न, फोकस की ओर आती हुई पड़ती होगी ना, वक्रता केंद्र वाली रिटर्न हो जाएगी, दोनों डॉट डॉट कर दो, यहाँ मिल गई। ओके, क्लियर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि जो गाड़ी की जो साइड ग्लास होते हैं ना, उसमें जो सीन बनता है पीछे का पूरा बड़ा भाग कवर कर लेता है। अब आगे चिन्ह परिपाटी, जो सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताई थी। चिन्ह परिपाटी के अंदर आपको सबसे एक बहुत जरूरी बात समझनी है। देखिए, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है, वस्तु बिंब, दर्पण मान लीजिए मेरे सामने, यहाँ दर्पण का मध्य बिंदु कहाँ है, दर्पण में मिलेगा, यहाँ मेरे यहाँ तो नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। दर्पण का मध्य बिंदु यहाँ मिल गया। ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है, ध्रुव को हम कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, तो 0 यहाँ है। अब मैं कहूँगा कि मेरी दूरी बताओ, तो आप मेरी दूरी कहाँ से काउंट करोगे, दर्पण से काउंट करोगे, दर्पण से। दर्पण 0 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑब्जेक्ट की दूरी आ गई किससे, दर्पण से। इसलिए इसमें 3 शब्द होते हैं, दर्पण से बिंब की दूरी u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v, और फोकस दूरी f। ठीक है, तो और प्रकाश आता है बाईं ओर से, दर्पण के सामने, दर्पण पर गिरेगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के सामने से आएगा, तो दर्पण के सामने से आएगा। और काउंटिंग कहाँ से कर रहे हो आप, ध्रुव से, 0 1 2 3 4, प्रकाश आप काउंटिंग इधर से कर रहे हो, प्रकाश इधर से आ रहा है, ये देखो दोनों अपोजिट हो गए ना, तो क्या हो गया, नेगेटिव। चिन्ह परिपाटी इसको क्या कहती है, नेगेटिव कहती है, कि अगर आप आपतित प्रकाश की दिशा में जा रहे हो दूरी नापने के लिए, तो आपको मान लेना पड़ेगा नेगेटिव। और मान लो अब मैं इधर आ गया और दर्पण इधर है, तो अब आगे की ओर आ रहे हैं अपन, तो पॉजिटिव। समझिए इसको, ये दर्पण आपका, ठीक है, ये ध्रुव है, मूल बिंदु 0, प्रकाश आ रहा है बाईं ओर से, प्रकाश की दिशा में। कोई मान लो ऑब्जेक्ट उधर है, तो आप यहाँ से नापोगे 0 1 2 3 4 5 ऐसे, प्रकाश भी इधर जा रहा है,
तो इस साइड में अगर कोई डिस्टेंस आ रही है तो वो डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों सेम साइड। और इस साइड प्रकाश तो आ रहा है इधर से, ये लीजिए इधर से आ रहा है प्रकाश, और आप इधर काउंटिंग करने जा रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों अपोजिट हो गए। तो ये हो गई आपकी ऋणात्मक दूरियाँ, ठीक है, नेगेटिव। एक और देखो, अगर वस्तु सीधी है, हम सीधे हैं प्लस, हम उल्टे हैं तो नेगेटिव। प्रतिबिंब बिंब, बिंब प्रतिबिंब अगर सीधे हैं तो पॉजिटिव पढ़ेंगे उनकी हाइट को, और अगर उल्टे हैं तो उनकी हाइट को हम पढ़ेंगे नेगेटिव, ठीक है। और कुछ साइंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, साइन होते हैं ना, प्रतीक चिन्ह, उनकी बात करें, यू वी एफ आर एच एच डैश। यू बिंब से दर्पण की दूरी, ठीक है, यू हो गया। वी प्रतिबिंब जो है ना उसकी बात करते हैं, तो दर्पण का ध्रुव है, और ध्रुव से क्या आ जाएगी उसकी प्रतिबिंब की दूरी वी, और एक होती है आपकी फोकस दूरी, और इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी u, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v, और f फोकस दूरी। चलो जो हमने पढ़ा है उसको रिपीट कर लेते हैं। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, बिल्कुल 0 से पढ़ते हैं इसको, ये इसलिए क्या हो गया, अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के, मैंने कहा था ना ध्रुव से मापते हैं, मूल बिंदु से मापते हैं। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा, इसका मतलब प्रकाश कहाँ से आएगा, बाईं ओर से आपतित होगा। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां, इधर प्रकाश इधर से, दूरी इधर नेगेटिव, और दाईं ओर यानी आगे की ओर पॉजिटिव होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अगर हाइट सीधी है तो दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव, और अगर हाइट उल्टी है तो दूरी कैसी होगी, नेगेटिव होती है। तो बच्चों इस वीडियो में जो आपने पढ़े हैं वो सारी परावर्तन की बेसिक जानकारियाँ हैं, और अपने कोर्स में भी हैं और एग्जाम में भी आती हैं, ठीक है। और इन जानकारी की बेस पर हमारा जो ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है वो शानदार हो जाएगा, आपके कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर का है, ठीक है। और इन्हीं जानकारी की बेस पर हम अगले वीडियो में आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उस टॉपिक की बात करेंगे, दर्पण समीकरण और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध साथ में आपको समझा देंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।